नमस्ते बच्चों, रचा मैम की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग थोड़ी सी व्याकरण पर कुछ बातें कर लें। आपसे मैं बात करना चाहूँगी उच्चारण और तुकांत शब्दों के विषय में। बच्चों, हम जो बोलते हैं उसे उच्चारण कहते हैं, लेकिन लिखे हुए शब्दों में मात्राएं छोटी बड़ी जैसे लगी होती हैं, उन मात्राओं के अनुसार उसका उच्चारण करना उच्चारण कहलाता है। छोटी मात्रा अगर लगी हो तो उच्चारण में 1 अंक का समय लगता है। बड़ी क्लास में आप इसको समझेंगे। 1 अंक और 2 अंक, 2 1 से बड़ा है, तो छोटी मात्रा जो है वो 1 अंक के बराबर है और बड़ी मात्रा 2 अंक के बराबर है। अर्थात इसके उच्चारण में भी फर्क है। 1 अंक वाले उच्चारण में हम जल्दी से बोलते हैं और 2 अंक के उच्चारण में हम थोड़ा लंबा बोलते हैं। तो इस तरह उच्चारण पर ध्यान देना और अपने उच्चारण के द्वारा शब्दों को बिल्कुल स्पष्ट कर देना ही उच्चारण कहलाएगा। जैसे आप अपने पुस्तक के पाठ 1 पृष्ठ संख्या 2 पर आइए, प्रश्न संख्या 4 पर। यहाँ पर मुनि 3 रूपों में लिखा हुआ है। सबसे पहला छोटी ऊ की मात्रा, न में भी छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, इसको हम पढ़ते हैं मुनि। फिर दूसरे में म में छोटी ऊ की मात्रा, न में बड़ी ई की मात्रा, इसको पढ़ेंगे मुनि। और तीसरे शब्द में म में बड़ी ऊ की मात्रा और न में छोटी ई की मात्रा, इसको हम पढ़ेंगे मुनि। तो इस तरह आप उच्चारण पर ध्यान देंगे। लिखते समय गलतियां होती हैं, लेकिन यदि आप इस बात को सीखे समझे हुए हैं तो आप अपनी गलतियों को स्वयं सुधार सकते हैं। उच्चारण करने के बाद आप खुद ही समझ सकते हैं कि यहाँ छोटी मात्रा लगानी है या बड़ी मात्रा, तो आपका उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि बड़ी मात्रा जहाँ पर लगाते हैं वहाँ 2 अंक समझिए, थोड़ी सी लंबी उच्चारण होगी, और जहाँ पर छोटी मात्रा लगाते हैं, ऊ की मात्रा ई की मात्रा छोटी लगाते हैं, वहाँ उच्चारण 1 अंक के बराबर हो। और ध्यान रखना है कि छोटे हमारे पास 2 हाथ है, ये बायां हाथ है, ये दाहिना हाथ है। आपको खुद पता है क्या आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कौन सा है। तो जब आप छोटी मात्रा लगाते हैं, कई बार आप यहाँ भ्रमित दिखाई देते हैं, जब आप छोटी मात्रा लगाते हैं तो मात्रा को अपने बाएं हाथ की ओर लेके जाइए, ठीक है। और जब आप बड़ी ऊ की मात्रा लगाते हैं तो मात्रा को घुमा के अपने दाहिने हाथ की ओर लेकर चलिए, तो आप समझ जाएंगे कि इस प्रकार छोटी बड़ी मात्रा लगानी है। उसी प्रकार छोटी ई की मात्रा लगानी है तो बाएं हाथ की तरफ से उसको लगाना है, ऐसे उड़ाना है बाएं हाथ की तरफ से। और जब बड़ी ई की मात्रा लगानी है तो दाहिने हाथ की तरफ से उसको उड़ा देना है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, खूब अच्छे से समझ जाएंगे। अब इस पाठ में एक विषय और है, वो है तुकांत शब्द। आपने पाठ पढ़ा है न जानू कवि बना। न जानू कवि बनना चाहता था, उसने गुलदस्ता से कविता सिखाने का अनुरोध किया था। गुलदस्ता ने उसकी प्रतिभा को परखने के लिए क्या किया था, उसे तुक बनाने वाले शब्द की परीक्षा ली थी उसकी। तो ये तुकांत शब्द जो होते हैं, तुक
जोड़ अंत, मतलब अंत तुक के साथ हो, एक समान हो। इसको हम कैसे समझें? काव्य पंक्तियों के अंतिम भाग में पाई जाने वाली वर्ण की समानता को तुकांत कहते हैं। कविता के शिल्प या रचना, यानी कि जब आप कविता रचने लगते हो, आप कविता की रचना करना सीखो, अपनी बातों को एक कला के रूप में प्रस्तुत करना सीखो। कविता के शिल्प या रचना में तुकांत शब्द का विशेष महत्व होता है। कविता में तुक हो तो कविता का सौंदर्य बढ़ जाता है, उसकी गेयता, यानी कि हम कविता को जो भी गाना सुनते हैं वो कविता के रूप में ही होती है, उसके बाद उसको गाया जाता है। तो इस तरह काव्य में तुकांत शब्दों का बड़ा महत्व है। तो तुकांत सिंपली समझ लीजिए, साधारण रूप में समझ लीजिए कि दो शब्द जिनका अंत मात्राओं के साथ एक समान हो। पाठ 1 के प्रश्न 1 में ही बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, जैसे साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, ये है कविता, लेकिन इसका गाना भी है। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो समझ में आ गया कि यदि तुक वाले शब्द रहेंगे तो हम उसको गा भी सकते हैं, गेयता आ जाती है उसमें। तो यहाँ शब्द आपको क्या मिल रहा है? साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। दोनों अंतिम शब्द, बढ़ाना और उठाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। बढ़ाया, झुकाया, तुकांत है। हम चाहे तो फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, बाहें और राहें एक समान। तो इस प्रकार तुकांत बनाए जाते हैं, लेकिन निरर्थक नहीं बनाना चाहिए। जैसे न जानू को पहला शब्द दिया गया था, वो भी कोई अर्थ नहीं रखता था, और न जानू ने भी जो कोशिश की वो भी निरर्थक था। तो वैसा नहीं होना चाहिए, सार्थक शब्द हो जिससे बात समझाने में सरलता हो और फिर हम आगे बढ़ सकें। ठीक है। अब क्या है, व्यंजन शब्द के बारे में ध्यान देना है। संयुक्त, जब 2 या 3 व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता तो वे सहयोगी या संयुक्त रूप से लिखे जाते हैं। जैसे मैंने लिखा पुस्तक, स और त जो है वो संयुक्त हो गया, वहाँ कोई स्वर नहीं है। इन्हें संयुक्त व्यंजन या व्यंजन गुच्छ कहते हैं। एक साथ मिल गए, फूलों का गुच्छा होता है ना, तो एक साथ ये मिल गए, अलग अलग नहीं है, इसलिए इनको गुच्छ कहा जाएगा। अब आप यहाँ उदाहरण के लिए देखिएगा, चित्र बनाया हुआ है। पहला चित्र है पत्ता, दूसरा है मक्खी, पुस्तक, और अब थोड़ा सा ध्यान देंगे हम अनुस्वार और अनुनासिक पर, आपके पाठ 2 से। अनुस्वार और अनुनासिक में क्या फ़र्क है ये समझ लीजिए। अनुस्वार का उच्चारण हम जब भी करते हैं तो स्वर हमारे नाक से बाहर की ओर आते हैं। जैसे आप उच्चारण कीजिए गंगा, और ध्यान दीजिए आपका जीभ तालू में कहाँ जाकर सटा हुआ है, यानी कि जो न की मात्रा सुनाई पड़ रही है वो हमारे नाक के माध्यम से बाहर आया है, इसलिए ये अनुस्वार है। अब बोलिए चंदा। फिर जीभ के मूवमेंट को, जीभ किधर किधर घूमती है उसको ध्यान देना है। चंदा, न फिर नाक से बाहर आती है और द फिर मुंह से बाहर। तो जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है उसे कहते हैं अनुनासिक शब्द।
इसको हम चंद्र बिंदु के नाम से भी जानते हैं। चंद्र बिंदु भी प्रचलित है। अब थोड़ी सी परिभाषाओं पर ध्यान दीजिए और इसको याद करना है। शब्द के दोनों रूप सही हैं। जैसे प्रश्न संख्या 5 में दिया हुआ है, अंक, चंचल, ठंडा, चंदा, पंप, और उसका फिर वर्तमान रूप दिया गया है मानक। अंक, चंचल, ठंडा, चंदा, पंप। शब्द के दोनों रूप सही हैं, मगर आजकल शब्दों को मानक रूप में दूसरे प्रकार से लिखा जाता है। अंक, चंचल, ठंडा, चंदा, पंप शब्द ये मानक हैं। हम कंप्यूटर से लिख लेते हैं और आसान होने के चलते सब लोग एक समान अच्छे से लिख पाते हैं। अब एक और परिभाषा की ओर आते हैं हम लोग। अनुस्वार कहाँ लगाए जाते हैं? यदि पांचवें वर्ण के बाद वाला वर्ण किसी भी वर्ग का पांचवा, अंगा, इया, न, उसी के वर्ग का कोई अन्य वर्ण हो तो उस पांचवें वर्ण की जगह बिंदु का प्रयोग होता है। यह बिंदु पांचवें वर्ण से पहले वाले वर्ण पर लगाया जाता है। इस बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दिया हुआ है चंदा, तो आप पहले इस वर्ग पर ध्यान दीजिए। त, थ, द, ध, न पांचवा वर्ण है। द भी उसी वर्ग का वर्ण है, तो इसलिए पांचवा वर्ण जो है वो अनुस्वार में च के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तब हम लोग उच्चारण करेंगे चंदा। फिर आ जाइए आप पृष्ठ संख्या 11 पर। जब किसी वर्ण को बोलते समय आवाज मुंह और नाक दोनों से निकलती है तो उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। चंद्र बिंदु को व्याकरण की भाषा में अनुनासिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक। ठीक है, तो इन दोनों पाठ को खूब ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बार बार पढ़ने से ही समझ एकदम स्पष्ट हो जाती है। फिर मिलेंगे।